गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन, सिल्वर 45% डाउन। अब क्या होगा? जनवरी में गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए लोग फोमो में भाग रहे थे। 6 महीने बाद गोल्ड 20% डाउन है, सिल्वर 45% डाउन है और फोमो क्राउड ऐसे गायब है जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं सिचुएशनशिप थी। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या गोल्ड और सिल्वर की लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म हो गई? क्या इनका सेफ हेवन टैग सिर्फ मार्केटिंग था या प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट पर भी पूरा क्रैश आना ही था? और सबसे इम्पोर्टेंट, अब जब गोल्ड और सिल्वर दोनों करेक्ट हो चुके हैं, तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या इन्वेस्टर को अगले कई साल तक अब गोल्ड और सिल्वर में कोई रिटर्न नहीं मिलने वाले? जनवरी में ऐसा क्या हुआ था? तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 2024 और 2025 में गोल्ड और सिल्वर ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए। गोल्ड ने 2025 में 60% से ज्यादा रिटर्न दिया। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे थे, गवर्नमेंट डेट बढ़ रहा था, करेंसीज और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर कंसर्न्स थे। एक तरफ वॉर चल रही थी और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हाई थी। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि दुनिया में कुछ भी हो, कम से कम गोल्ड तो सेफ रहेगा। फिर प्राइस बढ़नी शुरू हुई। प्राइस बढ़ी तो और इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्टर्स आए तो प्राइसेस और बढ़ी। जनवरी 2026 तक इंडिया में गोल्ड 1,75,000 पर 10 ग्राम और सिल्वर 4 लाख पर केजी के ऊपर पहुंच गया था। लोग भर भर के गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स खरीदने लगे। गोल्ड ईटीएफ्स में जनवरी के एक ही महीने में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आ गया। सबको लग रहा था कि अभी नहीं खरीदेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तक गोल्ड की स्टोरी फंडामेंटल से सपोर्ट हो रही थी। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे थे, वॉर, अनसर्टेनिटी और डॉलर को लेकर कंसर्न्स रियल थे। लेकिन प्राइसेस बढ़ते बढ़ते ये इन्वेस्टमेंट स्टोरी मोमेंटम ट्रेड कब बन गई पता ही नहीं चला। पहले लोग गोल्ड इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, बाद में लोग गोल्ड इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि गोल्ड बढ़ रहा था। दोनों सेंटेंसेस सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में इनके बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब बाइंग का रीजन एसेट की यूटिलिटी से शिफ्ट होकर राइजिंग प्राइसेस बन जाए तो रैली क्राउड के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड हो जाती है। क्राउड का कॉन्फिडेंस गया तो प्राइस का सपोर्ट भी गया। फिर गोल्ड अचानक से गिरना क्यों शुरू हो गया? देखो, गोल्ड की प्राइस को सिर्फ फियर डिसाइड नहीं करता। गोल्ड के 4 बड़े बॉसेस है: रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट्स, यूएस डॉलर्स और मार्केट मोमेंटम। जनवरी में काफी फैक्टर्स गोल्ड के फेवर में थे, लेकिन फिर ये सेटिंग चेंज होने लगी। सबसे पहले मोमेंटम रिवर्स हुआ। जब किसी एसेट की प्राइस ऑलमोस्ट वर्टिकल बढ़ जाती है तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हो जाती है। फिर प्राइस को और बढ़ने के लिए सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं, एक्सपेक्टेड से भी बेटर न्यूज़ चाहिए होती है। मार्केट करंट सिचुएशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के डिफरेंस पर रिएक्ट करता है। मान लो पूरा मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हाई रहेगी और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते रहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइस में पहले से इंक्लूड हो चुकी होगी। अब वही न्यूज़ दोबारा आएगी तो ज़रूरी नहीं गोल्ड फिर 10% बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट में जो बात सबको पता है वो प्राइस में पहले इंक्लूड हो चुकी होती है। जनवरी के बाद मार्केट्स का फोकस शॉर्ट टर्म फियर से शिफ्ट होकर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स पर आ गया। वॉर की वजह से क्रूड महंगा हुआ, इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ा और इन्वेस्टर्स को लगा कि यूएस फेडरल रिजर्व्स को इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़ सकते हैं। पॉसिबल रेट हाइक्स या डिलेड रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन से यूएस ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने लगी और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग डॉलर प्लस राइजिंग यील्ड्स का कॉम्बिनेशन बिल्कुल वैसा ही डेंजरस है जैसा रिलेशनशिप में एक्स, लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रस्ट इश्यूज तीनों एक साथ आ जाए। पर यूएस ट्रेजरी यील्ड गोल्ड को अफेक्ट क्यों करती है? देखो, मान लो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 5% रिटर्न दे रहा है और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 3% है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद इन्वेस्टर को अप्रोक्सीमेटली 2% का रिटर्न हुआ। अब गोल्ड जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं देता। गोल्ड से रिटर्न तभी मिलेगा जब उसकी प्राइस बढ़ेगी। जब सेफ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्फ्लेशन के बाद भी अट्रैक्टिव रिटर्न देने लगे तो इन्वेस्टर नेचुरली पूछता है कि मैं इंटरेस्ट देने वाला बॉन्ड छोड़कर जीरो इंटरेस्ट गोल्ड होल्ड क्यों करूं? इसी को गोल्ड होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जब रियल यील्ड्स गिरती है गोल्ड रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो जाता है। जब रियल यील्ड्स बढ़ती है गोल्ड को कंपटीशन मिलता है।
इसलिए गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज बोलने का मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ते ही गोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन के रिस्पॉन्स में सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स और एग्रेसिवली बढ़ा दे तो गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। यानी इन्फ्लेशन गोल्ड की दोस्त भी बन सकती है और इनडायरेक्टली दुश्मन भी। इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप स्टेटस कभी इतना सिंपल नहीं होता। फिर स्ट्रॉन्ग डॉलर ने गोल्ड को दूसरा झटका दे दिया। देखो, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स में ट्रेड होता है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो रुपी, यूरो, येन और दूसरी करेंसीज यूज करने वाले बायर्स के लिए गोल्ड महंगा हो जाता है। इससे इंटरनेशनल डिमांड पर प्रेशर आता है। साथ ही स्ट्रॉन्ग डॉलर खुद इन्वेस्टर्स को सेफ्टी और लिक्विडिटी ऑफर करता है। एक तरफ गोल्ड बोल रहा था मैं हिस्टोरिक स्टोर ऑफ वैल्यू हूँ, दूसरी तरफ डॉलर और यूएस बॉन्ड्स बोल रहे थे हम लिक्विड भी है और हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो मार्केट ने उस वक्त इंटरेस्ट वाली पार्टी चूज कर ली। पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में जाने लगा और गोल्ड गिरने लगा। अब सिल्वर पर आते हैं, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से डबल गिरा है। देखो, सिल्वर को हम कैजुअली गोल्ड का सस्ता ऑल्टरनेटिव बोल देते हैं, लेकिन सिल्वर छोटा गोल्ड नहीं है। सिल्वर की स्प्लिट पर्सनैलिटी है। एक तरफ सिल्वर प्रेशियस मेटल है, इन्वेस्टर इसे स्टोर ऑफ वैल्यू और इन्फ्लेशन हेज की तरह देखते हैं। दूसरी तरफ सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल एप्लीकेशंस और मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। मतलब सिल्वर को दो बॉसेस को इम्प्रेस करना पड़ता है, गोल्ड वाले इन्वेस्टर्स को भी और फैक्ट्री मैनेजर्स को भी। स्ट्रॉन्ग डॉलर और हायर यील्ड्स आए तो सिल्वर के प्रेशियस मेटल साइड पर प्रेशर आया। इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर बढ़ा तो इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेशंस पर भी प्रेशर आया। सिल्वर दोनों तरफ से वाइवा दे रहा था और एग्जामिनर का मूड दोनों जगह खराब था। ऊपर से सिल्वर का मार्केट गोल्ड से छोटा और शैलो भी है, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा बाइंग प्राइस को एग्रेसिवली ऊपर ले जा सकती है और सेलिंग आते ही करेक्शन और वायलेंट हो सकता है। इसलिए सिल्वर के प्राइस स्विंग्स गोल्ड से काफी बड़े होते हैं। इसलिए गोल्ड अपने पीक से 20% गिरा, लेकिन सिल्वर अराउंड 45% गिर गया। अगर किसी ने पीक पर सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया, तो आज उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 55,000 रुपीज रह जाती। अब इन्वेस्टर बिहेवियर देखो, जनवरी में गोल्ड ईटीएफ्स में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ आए, लेकिन फरवरी से इनफ्लोज गिरते चले गए और मई में 725 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। सिल्वर ईटीएफ में भी सेम पैटर्न दिखा। जनवरी में 9,400 करोड़ आए, लेकिन फरवरी से मई तक लगातार आउटफ्लोज रहे। मतलब ज़्यादातर लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में जनवरी के पीक में इन्वेस्ट किया है, जबकि वो प्रॉफिट बुकिंग का बहुत अच्छा मौका था। लेकिन जनवरी में लोगों को गोल्ड सेफ हेवन लग रहा था, मई तक वही एसेट इग्नोर होने लगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करते हैं और करेक्शन आते ही बेच देते हैं और अपना ही नुकसान करा देते हैं। पर ये याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क एसेट नहीं होता, टाइमिंग होता है। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं तब अक्सर ऑप्टिमिज्म पीक पर होता है, और जब सब डर के बेच रहे होते हैं तब अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। इसलिए इन्वेस्टिंग में प्राइस फॉलो करना नहीं, प्रोसेस फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आता है, क्या लॉन्ग टर्म गोल्ड स्टोरी खत्म हो गई है? देखो, करेक्शन को देखकर दो एक्सट्रीम कैंप्स बन चुके हैं। एक बोल रहा है कि गोल्ड का बुल रन खत्म हो चुका है, दूसरा बोल रहा है लाइफ टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है। पहला बुल केस समझो, सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट की तरह देख रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग पिछले 4 सालों में सेंट्रल बैंक्स ने एवरेज अराउंड 1000 टन गोल्ड पर ईयर अक्यूमुलेट किया है। उससे पहले का डेकेड का एवरेज अराउंड सिर्फ 500 टन था। मतलब एनुअल बाइंग की पेस डबल हो चुकी है। और इस ट्रेंड का सबसे एग्रेसिव प्लेयर चाइना है, क्योंकि चाइना तो ऐसे गोल्ड खरीद रहा है जैसे कल को पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होने वाला है। अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है या मार्केट रेट्स हाइक की जगह रेट कट्स प्राइस करना शुरू करता है, तो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स गिर सकती है। रियल यील्ड्स गिरी तो गोल्ड वापस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड सालों तक कोई रिटर्न ही ना दे? देखो, आने वाले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एआई और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स को मैसिव फंडिंग चाहिए होगी। इससे कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी और रियल इंटरेस्ट रेट्स हाई रह सकती है।
अब हायर रियल इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड के लिए प्रेशर क्रिएट करते हैं। सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग डाउनसाइड को सपोर्ट तो कर सकती है, लेकिन हर बार स्ट्रॉन्ग रैली गारंटी नहीं होती। सिंपल पॉइंट ये है कि गोल्ड के पास अपसाइड भी है, लेकिन लॉन्ग साइडवे फेस का भी रिस्क इक्वली रियल है। गोल्ड लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, ये बात सही है, लेकिन टाइमिंग का पेशेंस टेस्ट बहुत लंबा भी हो सकता है। और अगर गोल्ड और सिल्वर की हिस्ट्री देखे तो वो भी थोड़ी अनकंफर्टेबल ही है। 1980 के पीक के बाद गोल्ड को अपना हाई वापस पाने में लगभग 10 साल लग गए थे। 1996 के बाद 6 साल और 2012 के बाद भी करीब 7 साल का वेट रहा। सिल्वर का ट्रैक रिकॉर्ड तो और भी वॉलेटाइल रहा है। 2008 में शार्प फॉल, 2011 में स्ट्रॉन्ग रैली और फिर एक लंबा बेयर फेज जिसमें उसको अपने पीक लेवल्स तक वापस आने में 2025 तक लग गया, मतलब कि 14 साल। बॉटम लाइन सिंपल है, प्रेशियस मेटल्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, लेकिन पेशेंस का शॉर्टकट नहीं देते। अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझो कि आपने गोल्ड या सिल्वर क्यों खरीदा था। डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म सेविंग, वेडिंग, इन्फ्लेशन हेज या सिर्फ फोमो। रीजन क्लियर होगा तो डिसीजन भी क्लियर होगा। लेकिन एक सिंपल रूल याद रखो, गोल्ड को रिटर्न चेज करने के लिए नहीं, वेल्थ प्रोटेक्ट करने के लिए लेना चाहिए। इसका माइंडसेट एफडी या स्टॉक जैसा नहीं होता। गोल्ड का काम आपको अमीर बनाना नहीं, बल्कि आपकी वेल्थ को दुनिया की अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन से बचाना होता है। इसलिए इसे हमेशा कोर होल्डिंग की तरह ट्रीट करो, ना कि ट्रेडिंग बेट की तरह। गोल्ड होल्डिंग्स को एक फिक्स परसेंटेज जैसे 5 to 15% के अंदर रख सकते हैं और उसको सेट एंड फॉरगेट माइंडसेट से होल्ड करो। जब प्राइस बढ़कर एलोकेशन ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा रीबैलेंस करना सही होता है, और जब कम हो जाए तो एसआईपी स्टाइल में ग्रेजुअली ऐड करो। टाइमिंग नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो सकता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और लो कॉस्ट मिलता है, जबकि ज्वेलरी ज्यादातर कंजम्पशन और इमोशनल बाइंग होती है, और इसमें मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और रीसेल डिडक्शन भी होते हैं। इसलिए दोनों को सेम इन्वेस्टमेंट लेंस से मत देखो। सिल्वर को और केयरफुली लो, ये गोल्ड जैसा स्टेबल नहीं है, ज्यादा वॉलेटाइल है और इंडस्ट्रियल डिमांड पर भी हेवीली डिपेंड करता है। इसलिए इसमें साइकिल्स और शार्प स्विंग्स दोनों ज्यादा होते हैं। अगर सिंपल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो गोल्ड काफी है। सिल्वर तभी लो जब आप उसकी हाई वॉलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हो और उसके इंडस्ट्रियल साइकिल को समझते हो। अब आगे का ट्रेंड यूएस डॉलर, इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टर फ्लोज डिसाइड करेंगे। सेंट्रल बैंक बाइंग सपोर्ट दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसलिए डिसीजन फोमो से नहीं, प्रॉपर एसेट एलोकेशन से लो। ना पीक पर ब्लाइंडली खरीदो, ना करेक्शन पर पूरा रिजेक्ट कर दो। और डेली हेडलाइंस को डिटेल में डिकोड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।